हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है 19 अगस्त है, जैसे कि सबको पता है, और हम द हिंदू न्यूज़पेपर है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उन टॉपिक पर जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टडी से रिलेटेड है। ओके, और जैसे कि सबको पता है, मैं हर रोज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले जो है आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको कह सकती हूँ कि प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बोलती हूँ, जिसके आंसर अभी का अभी आपको कमेंट में देना है। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कल जब हम एनालिसिस करेंगे इसके आंसर दे देंगे। ये जो है 2019 के प्रीलिम्स की क्वेश्चन है, यूपीएससी। ओके, और जैसे कि क्वेश्चन से ही सबको पता चल रहा होगा ये यूपीएससी की क्वेश्चन है। चलिए, कितने स्टूडेंट इसके जो आंसर दे पाती है हम देखते हैं। हम यूपीएससी की क्वेश्चन इसलिए जो है आप लोगों को हम कह सकते हैं प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि यूपीएससी की सिलेबस इतनी लॉन्ग होती है, इतनी ज़्यादा होती है, या फिर हम कह सकते हैं दुनिया की सारी पढ़ाई की सिलेबस यूपीएससी के अंदर होती है। ओके, तो यूपीएससी की क्वेश्चन हम इसलिए एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। मुगल भारत, इसके बारे में सब पढ़े होंगे, तो इससे रिलेटेड जो है आज की क्वेश्चन है। चलिए जान लेते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में मतलब उस टाइम में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर थी, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 आंसर, या फिर हम कह सकते हैं 2 बातें हमें भूली है। इसमें से कौन सी सही है या गलत है, आप मुझे बताइएगा। देखिए, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के, एक मिनट इस लाइन को देखिए, जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था। ओके, ये जागीरदार के बारे में कह रही है। जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो एक में हमें ये जो है आंसर बताया, जागीरदार और जमींदार के बीच अंतर। ओके, दूसरा देखिए क्या बताया। जागीरदारों को जो है किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो 2 हमें जो है आंसर हम कह सकते हैं डिफरेंस दी हुई है, जिसमें दोनों ही हमें बताना चाहती है कि जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो ये दोनों में से केवल एक ठीक है, केवल 2 ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है, या फिर 1 और 2 दोनों ही नहीं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। मुगल भारत, जो भी स्टूडेंट ठीक से पढ़ा होगा ध्यान से, इसके आंसर अभी का अभी वो दे पाएंगे, कमेंट में दे देना। ओके, चलिए दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके आंसर जो है आप जो है इसके आंसर तो टिक में हो जाएगा इनमें से कौन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लिख लीजिए, जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। ओके, लिख लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी जान लेते हैं। उससे पहले मैं हर रोज़ की तरह मेरी सारी की सारी स्टूडेंट को कहूँगी, द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सी लोकल न्यूज़ होती है, बहुत सी न्यूज़ होती है जो कि पॉलिटिक्स, या फिर हम कह सकते हैं सोशल, या फिर यूँ ही लोकल क्राइम अलर्ट, ऐसे ही बहुत सी न्यूज़ होती है। लेकिन मैं वो सब के एनालिसिस नहीं करती हूँ, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होती है। 1 मिनट, जो आपकी स्टडी से, पढ़ाई से रिलेटेड होती है, आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, वही चीज़ मैं एनालिसिस करती हूँ। तो ऐसा एनालिसिस कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर की हर रोज़ पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगे तो देखने के बाद ही सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, नहीं तो खामखा आगे सब्सक्राइब लेके मुझे नहीं कुछ करना है। ओके, तो पहले बात देखिए, मैं हमेशा से स्टूडेंट को कहती हूँ मेरी एनालिसिस सुनने से पहले नोटबुक लेकर बैठिएगा,
इस साइड जो है आपको मैं जो भी बातें खास करके छोटी छोटी जो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट करने के लिए कहूँगी वो आपको इस तरफ नोट करनी है, और जो लॉन्ग इस तरफ देखिए क्या नोट करनी है। जिस टॉपिक पर मैं आपको एक एनालिसिस मानो किसी एक टॉपिक पर मैं आपको स्टडी करवा दिया, समझा दिया, तो वो टॉपिक पूरा सुनने के बाद आपने खुद क्या समझा वो इस तरफ जो है लिखना है, इस तरफ की जो है थोड़ी सी हेल्प लेकर। ओके, इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई अभी के अभी जो है कंप्लीट हो जाएगी जब आप खुद लिखोगे। ओके, तो नोटबुक लेके बैठिएगा। और जैसे कि मैं फ्रेंड्स को बताती हूँ, खास करके स्टूडेंट जो है टेंशन लेने में राजा होती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कठिन लाइफ होती है। ऊपर से जो स्टूडेंट मिडिल क्लास में होती है उनकी लाइफ तो मतलब हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये कैसे होती है। मेरी भी स्टूडेंट लाइफ फ्रेंड्स वैसे ही गई है। मैं भी एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग, मतलब जिस टाइम मैं स्टडी करती थी उस वक्त की बात कर रही हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास की थी, तो स्टूडेंट की लाइफ सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कठिन है। तो इस तरफ ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जो बात मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगी वो नोट कर लीजिएगा। जितना भी आपने समझा है एकदम स्टोरी की तरह एनालिसिस सुनिएगा। ये सोच कर नहीं कि आपको एग्ज़ाम देना है, ये सोच कर पढ़िएगा कि इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। और उस इन्फॉर्मेशन को एकदम जिस तरीके से आप स्टोरी सुनते हो इंटरेस्ट के साथ, उस तरीके से उस जो इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद इस साइड लिख लेना। इस साइड में जो मैं शॉर्ट बातें नोट करने के लिए कहूँगी इसकी मदद लेकर। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम द हिंदू न्यूज़पेपर में जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारी दूसरी क्वेश्चन, और दूसरी क्वेश्चन भी आपको देखकर पता चल गया होगा कि हिस्टोरी से रिलेटेड है। देखिए, ये स्वतंत्र भारत की टाइम की क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी जो है क्वेश्चन। ओके, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों की जो है संदर्भ हम कह सकते हैं, संदर्भ में क्या किया जाता था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, हदबंदी कानून पारिवारिक जोट पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोट पर केंद्रित थे। मतलब दो ऑप्शन दी गई थी। यहाँ पर देखिए, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना था। ओके, ये बता रही है। तीसरा देखिए, इसकी पारानामक रूप नकली फसलों की, मतलब जो फसल होती है फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गए। मतलब चार बातें उस टाइम की कह रही है। भूमि सुधारों की हम कह सकते हैं हदबंदी सीमाओं की किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो चार बातें उस टाइम की हमें बताई गई है। इसमें से कौन सी सही है वो आपको आंसर में बताना है। ए 1 मिनट। ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही है। स्वतंत्र भारत जितने भी स्टूडेंट पढ़े होंगे उसके जो है आंसर अभी कभी जो है आप दे पाएंगे। तो चलिए, और अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल हम इसके आंसर दे देंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है मेरे स्टूडेंट को। तो चलिए देख लेते हैं। आपको बस स्टडी को एकदम एग्ज़ाम देना है ये सोचकर भी नहीं पढ़ना है। स्टडी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानना है और दिमाग ठंडा करके जो है पढ़ना है, दिल लगाकर। और स्टडी से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी तरफ ध्यान रखकर हर एक इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर रखना है। ओके, चलिए एनालिसिस पर चलते हैं। दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया। इसके आंसर अभी अगर कमेंट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, करवाते हो।
अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए। स्वतंत्र भारत, इसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में पढ़ने के बाद लिख लेना। खास करके मैं क्वेश्चन इसलिए आपको जो है नोट करने के लिए कहती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है, तो बड़े मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं जो है एनालिसिस की जिस वक्त क्वेश्चन के एनालिसिस करती हूँ, इसकी क्वेश्चन भी मैं आपको लिख देती हूँ। और यूपीएससी स्टूडेंट, जो भी हो स्टूडेंट, यूपीएससी की 2019 से 2024 तक, ओके, प्रीलिम्स की पेपर 1 और पेपर 2 की मैं कंप्लीट एनालिसिस कर रही हूँ। उस कोर्स को जो है आपको ज्वाइंट होना है। उस कोर्स में देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, पूरी तरीके से आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। देखिए, मानो ये एक क्वेश्चन है, 1 मिनट, मानो ये एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए स्वतंत्र भारत है। तो मैं एनालिसिस में क्या कर रही हूँ, पहले इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान रही हूँ, आपको नोट करवा रही हूँ, उसके बाद कौन सा आंसर सही है आपको बता रही हूँ। मतलब इस तरीके से जो है मैं 2019 से लेकर 2024 तक जो है पेपर की प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ। आप कोई भी स्टूडेंट हो, यूपीएससी की प्रीलिम्स पेपर के बारे में आप सब जानते ही होंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो उस कोर्स को बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। मैं क्या, कोई भी जो है टीचर आपको 100 में से 100% गारंटी नहीं देंगे कि ये प्रैक्टिस करने से आप यूपीएससी की एग्ज़ाम हम कह सकते हैं क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन इतना गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी इस कोर्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो है 50% यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इतनी अच्छी तरीके से जो है मैंने कंप्लीट करवाया है, प्रैक्टिस करवाया है। और 2019 से 24 तक मतलब लॉन्ग टाइम की जो है प्रैक्टिस मैंने करवाई है। और उसमें जो है सारी सारी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगी, जो कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए एनालिसिस से चलते हैं। आज की हमारी पहली जो स्टडी टॉपिक है वो हमारी एडिटोरियल पेज में ही देखने को मिल रहा है। और आज जो है आपको मैप में जाना है। मैप में देखिए कहाँ पर जाना है, आपको तमिलनाडु के मैप में जाना है। पहले इंडिया के मैप में जाइए, उसके बाद उसमें तमिलनाडु के ढूंढिए। तमिलनाडु के बाद देखिए तमिलनाडु के मैप में जो है कावेरी को ढूंढिए। ठीक है, ये देखिए स्टडी एरिया आपको दिख रहा होगा, इस इलाका को ढूंढिए आप। मैं इसलिए आपको हर रोज़ जो है मैप में कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए कहती हूँ। उससे क्या होगा, आपकी मैप पॉइंटिंग जो प्रैक्टिस है वो हर रोज़ जारी रहेगा। और यूपीएससी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कह दूँ, आपकी सिलेबस में मैप पॉइंटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैप पॉइंटिंग है। ओके, तो आज जो है आप इस इलाका को जल्दी से जल्दी ढूंढिए। आज की हमारी स्टडी की पहली टॉपिक ये इलाका है। ओके, मैं हर रोज़ जो बात बताती हूँ अगर आप 100% फॉलो करती हूँ तो फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम में, मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप दिल लगाकर पढ़ते हो तो आपको जो है पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप दिल से जो है स्टडी की इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान रखिए। ओके, टेंशन नहीं लेना है, स्टडी की तरफ जो है ध्यान रखना है। और मैं जो बात कहती हूँ, जो मैं कहती हूँ, इस जो बात मैं देखने को कहती हूँ, जो मैं आपको स्टडी की काम देती हूँ, वो अगर करते हो आप, होमवर्क हम कह सकते हैं, वो करते हो तो आप एग्ज़ाम में 100% पास हो जाओगे। ओके, तो चलिए, मैं 100% पास होने की गारंटी जो है फ्रेंड्स, मैं कोई नोट देकर नहीं कह रही हूँ, हर रोज़ की जो है स्टडी की तरफ ध्यान देने की अकॉर्डिंग कह रही हूँ। ओके, तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आज हमारी न्यूज़पेपर में क्या है, हम उस पूरी न्यूज़ को जान लेंगे। ओके, एकदम। चलिए, तो पहले ही देखिए यहाँ पर जो है हेडलाइन से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, तमिलनाडु कावेरी, ओके, कावेरी डेल्टा, इसको ही जो मैंने आपको मैप में ढूंढने के लिए कहा था। ओके, तो चलिए हेडलाइन में देखिए क्या कह रही है।
हेडलाइन में कह रही है जो तमिलनाडु की जो कावेरी अंचल की हम कह सकते हैं श्रमिक है वो मेहनत कर रही है। मतलब हेडलाइन से ही कह रही है। श्रमिक मतलब फ्रेंड्स दूसरी कोई काम के भी बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। ये जो है किसान के बारे में बात कर रही है। ओके, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिक किसी खेत में जो डेल्टा खेत है उसमें धीरे धीरे कदम रख रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि चाष की ओर किसान की ओर जो है ये आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मेहनत कर रही है, जो कि हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए हमारे देश की दो इम्पोर्टेंट चीज़ को हम सम्मान करते हैं, दो को जो है हम फौज भी कहते हैं, एक तो इंडियन आर्मी और दूसरा है किसान। ओके, लेकिन आजकल की टाइम पे किसान की जो परसेंटेज बहुत कम हो गई है। तो ये जो देश है वो चाष की ओर किसान की ओर बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जो है बढ़ रही है वो जान लेंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम इस इलाका के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी जान लेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सारी फ्रेंड्स को कह दूँगी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के बाद उसकी मेन टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट करवा देती हूँ। तो जो न्यूज़पेपर को पकड़ के उसकी टॉपिक निकल के इन्फॉर्मेशन आप निकलते हो, मेरी एनालिसिस सुनने के बाद उसका भी जो है आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर की जो है मेन टॉपिक है वो भी मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। तो देखिए एकदम फ्रेंडली दिमाग ठंडा रख के आप एनालिसिस सुनिए और इन्फॉर्मेशन क्या आपको दे रही है उसकी तरफ ध्यान रखिए। देखिए तमिलनाडु की जो इस कावेरी अंचल के लोग हैं वो किसान की हम कह सकते हैं चाष की ओर कदम रख रही है, वो मेहनत कर रही है, यही बता रही है। और इस इलाका के बारे में देखिए और एक इन्फॉर्मेशन, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, वही बहुत है। भारत की अन्य हिस्से की जो है प्रवासी श्रमिक है, मतलब दूसरे जगह की जो प्रवासी श्रमिक है वो कावेरी डेल्टा में किसी की खेत में अपनी उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ा रही है, मतलब काम में हिस्सा दे रही है, जिसे अक्सर दक्षिण भारत का अनाज भंडार भी कहा जाती है। इस इलाका को जो फ्रेंड्स अनाज भंडार भी कह जाती है। किस भारत की? दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की जो है अनाज भंडार भी कहा जाती है। किसको कहा जाती है एकदम डिटेल्स में जानिए, कावेरी डेल्टा को। ओके, दक्षिण भारत की जो है हम कह सकते हैं अनाज भंडार भी इसे कहा जाता है। ये विकास उस समय हो रहा है जब खेतों की जो है श्रमिक में गंभीर की कमी थी। मतलब ये उस वक्त ही कहा जा रही है, ये उस वक्त हो रहा है मतलब जिस वक्त श्रमिकों की कमी होती है, मतलब चाषबास में जब श्रमिक की कमी हो रही थी, हम कह सकते हैं हो रही है, तभी जो है उस तरफ हम कह सकते हैं इस इलाका में अन्य मतलब दूसरे इलाका के लोग जो है हमारी खाद्य भंडार हम कह सकते हैं जिसको कहती है, उस इलाका में काम में हिस्सा दे रही है, मतलब बढ़ रही है। ओके, हालांकि यहाँ पर जो है श्रमिक की मतलब चाषी की संख्या दूसरे इलाका के आके हम मतलब दक्षिण भारत की जो खाद्य भंडार की रूप में जिसे जाना जाती है, यहाँ पर किसानों की संख्या बड़ी है। लेकिन अभी तक अगर श्रमिक किसान की बात की जाए, मतलब काम करने वाली जो किसान होती है उसकी संख्या की अगर बात की जाए, अभी तक जो है किसानों की या फिर हम कह सकते हैं श्रमिक की जो है शिकायत जारी है, मतलब और ज़्यादा चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जो है अधिक से अधिक लोग इसमें हम कह सकते हैं योगदान किया है श्रमिक। तो यही जो है एक गुड न्यूज़ के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बताने के लिए ये न्यूज़ हमें बताई है। तो इसमें इतनी थी। अभी यहाँ पर देखिए फ्रॉम इंडिया मतलब पूर्व भारत के बारे में चलिए जान लेते हैं। इसमें क्या बताया जा रही है, दक्षिण भारत जिसे खाद्य के रूप में जाना जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरे इलाका की ये श्रमिक है या फिर हम कह सकते हैं चाषी हैं। चाषी श्रमिक है मतलब जो काम करने वाले हैं, वर्कर्स जिसे कह सकते हैं, वो योगदान की है
और बहुत बड़ी है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं श्रमिक मतलब श्रमिक किसान की जो है ज़रूरत है, क्योंकि शिकायत अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी है बहुत। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। अभी इसके बारे में थोड़ी सी जान लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स जो है उसके बाद हम भारत की जिसे खाद्य भंडार हम कहते हैं उसकी जो है पूरा इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। यहाँ पर देखिए, साउथ इंडिया की खाद्य भंडार जिसे कहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्यों कहती है वो जान लेंगे। इसकी जो है पूरा इन्फॉर्मेशन हम जान लेंगे। पूर्व भारत में देखिए क्या हो रही है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिए क्या हो रही है। अभी जो है जैसे कि हम सब जानते हैं आसपास बारिश की मौसम चल रही है। तो बारिश की जो है मौसम चलने के कारण देखिए क्या हो रही है। मतलब अगर बारिश की मौसम चली है तो बहुत सी न्यूज़ मिल रही है, यहाँ डूब गई है, वहाँ डूब गई है। और जो चाष करने वाली इलाका ये है उस तरफ से ध्यान रखते हुए जो है किसान श्रमिक की जो है कमी देखने को मिल रही है। धान काटने के लिए जो किसान श्रमिक चाहिए होती है उसकी जो है कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो है हम कह सकते हैं भारत की पूर्व की जो है न्यूज़ है। तो देखिए इन इलाकों में जो है किसान की कमी की वजह से पश्चिम बंगाल बिहार की जो है क्रमिक हम कह सकते हैं किसान श्रमिक है उन्हें खास करके बुलाया जाते हैं और मांग करिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की क्रमिक किसान मतलब जो किसान श्रमिक होती है रोज़ के अकॉर्डिंग जो काम करती है, और बिहार की जो है श्रमिक होती है वो तेज़ी से काम करने में उन्हें जाना जाती है। मतलब दूसरे इलाका की जो किसान है वो तो काम करती है धान काटने में, खास करके यहाँ पर बताया जा रही है उसे हर एक इलाका की जो एक किसान श्रमिक है वो तो तेज़ी से काम करती ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार की जो एक किसान श्रमिक है मतलब धान काटने वाले लोग होते हैं वो तेज़ी से काम करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बिहार की हम कह सकते हैं श्रमिक की मांग कर रही है, और बहुत सी जो है श्रमिक यहाँ पर काम करने गई भी है, लेकिन अभी भी जो है मांग कर रही है। अभी भी हम कह सकते हैं किसान की श्रमिक की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक जो है बंगाली मतलब बंगाली पश्चिम बंगाल की जो है श्रमिक है, उन्होंने बताया कि वो 3 सालों से जो है तमिलनाडु में काम कर रही है। तमिलनाडु की चाषबास में हम कह सकते हैं हेल्प करते हैं। तो इसमें से हमें एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गई है कि कहाँ की हम कह सकते हैं किसान श्रमिक मतलब धान काटने वाले जो रोज़ के अकॉर्डिंग काम करने वाले श्रमिक होती है, तेज़ी से काम करने वाली अगर रिकॉर्ड में आती है तो कौन कौन सी इलाका की जो है हम कह सकते हैं श्रमिक आती है। तो 2 जगह के नाम खास करके बताया गया है जो किसान श्रमिक के अकॉर्डिंग मतलब जल्दी काम करती है तेज़ी से। तो एक है पश्चिम बंगाल की श्रमिक मतलब जो किसान रोज़ के अकॉर्डिंग काम करती है पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 2 जगह की हम कह सकते हैं श्रमिक तेज़ी से धान काटते हैं या फिर तेज़ी से काम करने में हम कह सकते हैं माहिर है, जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर तमिलनाडु की जो है कावेरी अंचल के अकॉर्डिंग इसकी मांग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि किसान की संख्या कमी है। तो ऑफ कोर्स उन्हें ही बुलाया जाएगा जो तेज़ी से काम करने वाली होती है जल्दी से जल्दी, ताकि इसकी प्रॉब्लम का सामना कर सकें। और ऐसे ही जो एक बंगाल की हम कह सकते हैं क्रमिक मतलब किसान श्रमिक जो है काम करने वाले लोग एक व्यक्ति ने बताया कि वो 3 साल से तमिलनाडु में काम कर रही है। तो देखिए और जान लेते हैं। देखिए जिनका नाम देव है देवा है देव है मतलब देव भी कह सकते हैं देवा भी कह सकते हैं, नाम से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्या कह रही है देखिए, ये एक बंगाली है, वो कह रही है कि उनकी एक ग्रुप है मतलब 4 श्रमिक की एक ग्रुप है, उस ग्रुप में देखिए 13 जो है व्यक्ति है, देख ही सकते हो 13 व्यक्ति है। वो जो है 1 एकड़ मतलब 1 एकड़ जमी को एक दिन में काट लेते हैं, और वो काटने के लिए देखिए वो 4,500 से 5,000 की चार्ज लेते हैं।
यही कह रही है, मतलब इतनी तेज़ी से काम करती है। 13 जो है हम कह सकते हैं लोग, इनकी ग्रुप की जो है इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है कि टोटल 13 जो है व्यक्ति इनकी ग्रुप में है। वो 1 एकड़, मतलब देखिए 1 एकड़ जमीन को जो है काम करने के लिए, धान काटने के लिए जो है वो 4,000 से 5,000 की जो है चार्ज लेते हैं। लेकिन इसी इनकी तुलना में दूसरी चासी की अगर बात की जाए तो इनसे ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि वो मतलब एक व्यक्ति की रोज़ देखिए 600 जो है, हाँ हम कह सकते हैं लेते हैं एक रोज़। वो भी एकदम सुबह से शाम तक नहीं होती है, ठीक है। रोज़ के अकॉर्डिंग जो भी श्रमिक काम करती है, अगर आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा एकदम सुबह से शाम तक नहीं करती है, लेकिन ये लोग जब काम करती है एकदम सुबह से जो है होकर शाम तक काम करती है। और इनका चार्ज देखिए 1 एकड़ जो है ज़मीन को ये लोग एकदम काम कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं धान काट देते हैं, जिसके लिए ये 4,500 से 5,000 की हम कह सकते हैं मनी लेते हैं, चार्ज लेते हैं। लेकिन अगर इनकी तुलना में जो है इस ग्रुप की व्यक्ति ने देखिए कहा है, लेकिन यही काम अगर दूसरा कोई करेगा तमिलनाडु की जो है जगह में कह रही है, तो वो 7,000 या फिर 7,600 रुपीज़ ले लेगा। यही कह रही है कि वो कर रही है 4,000 या फिर 4,500 5,000 में, लेकिन यही काम अगर कोई दूसरा कोई हम कह सकते हैं किसान रोज़ के अकॉर्डिंग करेगा या फिर कुछ भी करेगा तो वो ज़्यादा ले लेगा। लेकिन इनकी हाथों की तेज़ी से वजह से जो है इन्हें भी जो है कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा काम करने में और पैसा कम लेने में, और जो है जो काम करवाने वाले होते हैं उन्हें भी जो है कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए ऐसे कई कारण हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर में दी है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए देखिए ये क्या कह रही है, मतलब पश्चिम बंगाल की कुछ जो है श्रमिक इतना तेज़ी से काम करने वाले होती है कि वो बहुत सारी श्रमिक की कमी को जो है पूरा कर देते हैं। मतलब इतनी तेज़ी से ये काम करने वाले व्यक्ति होती है। तो किसान आपको अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी किसान श्रमिक जो है तेज़ी से काम करने वाले खास करके नाम है, तो आप बिहार और पश्चिम बंगाल ज़रूर लिख लेना। उन्होंने जो है ये भी कहा है कि उत्तरी जिला में पश्चिम मतलब तमिलनाडु की जो है उत्तरी जिला में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ की चिंता जो है ये किसान या फिर हम कह सकते हैं ये यूनियन लीडर, देखिए फ्रेंड्स किन चीज़ का यूनियन लीडर है, चासी श्रमिक की जो यूनियन लीडर ने कहा है कि उस तरफ के काम इन्होंने पूरा कर दिया। अभी फ्रेंड्स इस पॉइंट में देखिए हमें क्या पता चलेगा, किसान मतलब किसान की जो है अर्थव्यवस्था या किसान की कमी एक्चुअली में किस वजह से आई है। देखिए पहले तो बात ये है कि अभी जो है अगर जवान लोगों की बात की जाए तो वो चाषबास बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। खास करके अगर कोई पढ़ी लिखी व्यक्ति हो तो वो बिल्कुल भी चाषबास नहीं करना चाहते हैं। क्यों, देखिए एक तो सरकार जो है स्टूडेंट की जो स्टडी करवा रही है वो गलती नहीं है, वो खामखा जो है हम कह सकते हैं कि झूठे वादे करते हैं कि इतना जो है हम कह जॉब देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन वो जॉब देने की वादा तो करते हैं लेकिन जॉब नहीं देते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या नुकसान होती है। जो भी स्टूडेंट मानो पढ़ने के बाद भी किसानों की तरह मतलब हम खेती करना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो जो है स्टडी की अगर उसके पास तो स्टडी है ही, जब सरकार जो है हम कह सकते हैं जॉब की जो है वादा करते हैं तो जो है स्टूडेंट में एक आस जग जाती है कि चाषबास में वैसे तो पैसे भी ज़्यादा नहीं है, ऊपर से मेहनत ज़्यादा है, और जो है इस तरफ देखिए जो है जॉब की गारंटी भी दे देती है। इसके कारण क्या होती है, जॉब की गारंटी मिल रही है तो वो चाषबास के अकॉर्डिंग कैसे जाएगी।
तो वो क्या होती है, जो स्टूडेंट पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो वो जॉब के इंतज़ार में होती है, और उस वक्त क्या होती है, सरकार जॉब भी नहीं देती है। तो इस कारण जो है बहुत सी लोग बेकार बैठ जाती है, जिसके कारण जो है भारत अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसमें पीछे रह जाती है। ये एक कारण है। दूसरी कारण देखिए, किसान और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें। दूसरी है, देखिए दूसरी बात ये है कि जब इंसान मानो अभी अभी कभी पढ़ाई कंप्लीट कर देती है तो जॉब की आसाज में जो है हम कह सकते हैं आधी उम्र वो बेकार में ही कटवा देती हैं। उसके बाद जब वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं उम्र वाले होती है, बुजुर्ग होती है, जब वो हम कह सकते हैं कि सबके पास तो ज़मीन नहीं होता है, तो चाषबास करने के लिए जब वो हम कह सकते हैं रोज़ के अकॉर्डिंग काम करने जाते हैं, तो सब लोग तो मतलब बहुत दूर दूर तामिल यहाँ वहाँ तो नहीं जाएंगे ना, गांव में ही काम ढूंढने की। तो उस वक्त उन्हें बस कुछ दिनों के ही काम मिलते हैं, लॉन्ग टाइम या फिर जो है अच्छा काम भी नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होती है, कोई व्यक्ति अगर किसी काम की लिए बार बार जाएगा, वापस आ जाएगा, सिर्फ 2-3 दिन होके नहीं होगा, तो साधारण बात है उस काम पर उसकी ध्यान नहीं रहेगा। इसके कारण जो है किसान की कमी भी दिखाई देखने को मिल रही है, और ऊपर से हमारी भारत में जो है अर्थव्यवस्था की गिरावट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति जो है हम कह सकते हैं कि बेकार रह जाती है। और इस चेंज के पीछे जो है MGNREGA, ये इसके मतलब इसे क्यों दोषी किया जा रही है, देखिए इसका जो है हम कह सकते हैं घोषणा महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जो एक अधिनियम है, यहाँ पर देखिए वर्ग द्वारा मतलब बढ़ती मजदूरी की कमी के लिए दोषी उठाया, क्योंकि उसमें एकदम उन्हें कह देता है, अगर ग्रामीण जो लोग हैं उसे गारंटी के अकॉर्डिंग कह देती है कि आपको रोज़गार देने की वादा कोई करती है, हर रोज़ डेली एकदम परमानेंटली जॉब के अकॉर्डिंग कोई कह रही है कि मैं आपको जॉब दूंगा, तो कोई चाषबास या फिर हम कह सकते हैं खेती क्यों करना चाहेंगे। तो वो वादा तो किया मतलब एकदम सरकार की तरह, लेकिन काम नहीं दिया। तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लोग जो है बेरोजगार बैठ गए, जिसके कारण जो है इसे हम कह सकते हैं दोषी दे रही है। और भी कई कारण है। ऊपर से इसमें कहते हैं कि 100 दिन के काम देंगे, लेकिन पिछले साल की ही जो है घटना है। क्या कहा है कि 100 दिन की जो है काम देने की वादा किया है, लेकिन काम दिया है सिर्फ 40 दिन। तो उसमें क्या होती है, बाकी के दिन जो है व्यक्ति देखिए 100 दिन की काम की वादा उन्होंने किया है कि 100 दिन काम देंगे वो, लेकिन 40 दिन दिया है। तो कोई व्यक्ति 40 दिन काम करके बैठ ही जाएगी बीच में, चाहे वो कितनी भी अच्छे व्यक्ति हो। अगर किसी काम की मकसद से इंसान है, वो काम नहीं मिलेगा तो झटपट दूसरे काम में वो नहीं जाते हैं, तो बीच में बैठते ही है। तो ऐसे कई कारण जो है हमारी भारत अर्थव्यवस्था में जो है पीछे रह गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसान जो श्रमिक होती है मतलब चाषी के अकॉर्डिंग जो रोज के अकॉर्डिंग काम करती है, उसमें क्यों कमी देखने को मिली है, तो वो टॉपिक को हम समझेंगे। फ्रेंड्स, एकदम स्टोरी की तरह मैं आपको स्टडी के अकॉर्डिंग कोई भी जो है टॉपिक नहीं समझाया, एकदम फ्रेंडली मैंने जो है पढ़कर समझकर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग एकदम फ्रेंडली मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे, तो एकदम फ्रेंडली मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि किसान एक्चुअली में जो चाष करती है उसे कहा जाती है, लेकिन इस काम में जो रोज के अकॉर्डिंग काम करती है, जैसे कि सभी जानते हैं, उसमें क्यों कमी आई है वो जान लेंगे थोड़ी सी। देखिए पहले तो कमी क्यों निकलती है, हम लाइफ में कोई काम मतलब हर एक की जो है पेशा रहती है, पेशा मतलब फ्रेंड्स हर एक व्यक्ति जो है किसी एक काम के लिए बनती है।
जो व्यक्ति ये काम एक बार वो काम एक बार करने वाली जो व्यक्ति होती है उसकी परसेंटेज जो है हमें इंडिया में ही देखने को मिलती है, वो भी बहुत कम व्यक्ति होती है। हर व्यक्ति जो है किसी एक काम पर जो है फोकस रखना ज़्यादा पसंद करती है। तो वैसे ही जो है किसान श्रमिक की शिकायत देखिए, एक औरत ने जो है शिकायत भी की है। उसकी उम्र जो है 68 है। उन्होंने कहा है ये जो औरत है वो एक किसान श्रमिक है। मतलब रोज के अकॉर्डिंग जो काम करने वाली व्यक्ति होती है वो होती है। उन्होंने शिकायत की है कि इस तरफ अगर वो ध्यान देती है, ये इस काम में देखिए पूरे साल में सिर्फ 3 महीने ही जो है उन्हें काम मिलती है। तो एकदम साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति वो उस काम को क्यों करना चाहेगी जो पूरे साल में सिर्फ 3 महीने भी जो है इनकम देती है। मतलब पूरे साल 12 महीने में अगर कोई काम सिर्फ 3 महीने चलती है, वो भी बहुत कड़ी मेहनत के साथ, तो साधारण तौर पर कोई भी व्यक्ति उस काम की तरफ क्यों रहेगा। तो ये एक जो एक कारण है किसान की कमी, मतलब किसान की जो है श्रमिक है कमी देखने की मेन वजह है। देखिए ज़्यादा तौर पर जो है किसान की कमी एक ये है। दूसरा कमी देखिए, कोई व्यक्ति जिस टॉपिक पर काम करती है वो पूरे 12 महीने में 3 महीने एक तो काम होती है, तो बाकी की महीने की कोई भी लोग जो है बाकी मानो 12 महीने की अगर 3 महीने काम होती है, तो बाकी महीने की कोई भी जो है व्यक्ति है को वो बेकार ऑफ कोर्स नहीं बैठी रहेगी। तो इस महीने की तरह जो 68 ओल्ड की महिला है जिसके अकॉर्डिंग आज न्यूज़ आई है, वो क्या कह रही है, जब वो बेकार रहती है तो दूसरा कोई हम कह सकते हैं दूसरा कोई नौकरी मानो ढूंढ लेते हैं, और वो नौकरी जो है ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो जब उस नौकरी की तरफ वो चली जाती है तो वापस इस नौकरी पे नहीं आती है, जिसके कारण ये भी एक कारण है जो है किसान श्रमिक की कमी हमें बताती है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए पहले जो है किसान की परसेंटेज 750 थी, लेकिन वो इस हद तक कम हो गई है कि अभी अगर किसान की परसेंटेज की बात की जाए तो 75 हो गई है। मतलब 750 से सिर्फ जो है 75 हो गई है, मतलब इस हद तक जो है कम हो गई है किसान की जो है संख्या। तो कितने परसेंटेज कम हो गई है ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी एक मेन कारण ये है, कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने, एक तो मैंने जो उम्र वाली जो लोग होती है उसके बारे में कहा कि किस तरह मतलब किसके कारण जो है वो किसान की रोज़ के अकॉर्डिंग काम छोड़ देती है। ओके। और दूसरा कारण ये है, कोई भी आजकल जो है स्टडी करवाना जो है देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। स्टडी करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसान को जो है छोटे काम समझ लेते हैं, जो बिल्कुल भी मतलब ऐसे सोचना बिल्कुल गलत है, लेकिन ज़्यादातर लोग जब स्टडी कर लेते हैं उसके बाद चाषबास में नहीं जाते हैं। तो ये भी एक मेन कारण है किसान की कमी की। ओके। तो अभी हम जान लेते हैं थोड़ी ये बात कि यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की कावेरी जो अंचल है उसे साउथ इंडिया की हम कह सकते हैं खाद्य भंडार क्यों कहते हैं, वो हम जान लेते हैं थोड़ी सी। पहले ही जो है आप ये नोट कीजिए कि दक्षिण भारत की अन्न भंडार ऐसे करके जो है हेडलाइन नोट कीजिए। दक्षिण भारत की अन्न भंडार कहाँ है, ओके, उसकी फुल इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की अन्न भंडार। ओके। तो दक्षिण भारत के अन्न भंडार जो है तमिलनाडु के एक ज़िले में है। उस ज़िले के नाम देखिए तंजावुर जिला है। ओके, तंजावुर जिला है। एकदम मेरी बातों से स्टोरी की एकदम फ्रेंडली सुनिए। तमिलनाडु की ज़िले तंजावुर ज़िले में जो है दक्षिण भारत की अन्न भंडार है। तो खास करके यहाँ पर एक इतना बड़ा हम कह सकते हैं अन्न भंडार होने की कारण क्या है, उसकी मेन कारण है कावेरी नदी। आप यहाँ पर देख सकते हो कावेरी नदी।
फ्रेंड्स आप जो है नोट दिया हुआ है स्क्रीन में, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिख सकते हो स्टडी के अकॉर्डिंग लिखिए। और मेरी बातों से अगर आपको एकदम इजीली समझना है तो पहले समझिए। सबसे बेहतर यही होगा कि स्क्रीन में दिया हुआ चीज़ें आप नोट भी कर लीजिए और मेरी बातों से जो है समझ भी लीजिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत जो है दोनों की जो है ऑप्शन रहेगी। आपको जो अच्छा लगेगा वो जो है आप स्टडी के टाइम पर एग्ज़ाम आने पर पढ़ लोगे। तो देखिए, दक्षिण भारत के अन्य भंडार जो कि तमिलनाडु की तंजावुर जिला में उपस्थित है। ओके। और ख़ास करके अगर हम कहें कि यहाँ पर इतना बड़ा खाद्य भंडार होने की कारण क्या है, होने की मेन कारण है कावेरी नदी और यहाँ की मिट्टी। ओके। यहाँ की मिट्टी भी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और ऊपर से कावेरी नदी की जो स्रोत है, हम कह सकते हैं बहुत ही सिंचाई है, वो बहुत ही मुख्य स्रोत है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं जल निकासी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये इतनी अच्छी हम कह सकते हैं यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और जल निकासी व्यवस्था है कि ये सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, हमारी भारत में जो है एक सबसे जो है बेहतर हम कह सकते हैं धान की खेती यहीं पर ही होती है। सबसे बड़ा जो है धान की खेती इसी खेत में होती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी भी है जो मैंने पहले आपको बताई उपजाऊ है और ऊपर से कावेरी नदी की जल की शोध भी जो है बहुत अच्छे से आती है। ओके, ये दो कारण है। और यहाँ पर देखिए, तंजावुर जिला जो कि तमिलनाडु की पूर्वी तट पर स्थित है, मतलब तंजावुर जिला तमिलनाडु की पूर्वी तट पर स्थिति है। आप नोट कर लीजिए, ये जिला जो है पूर्वी देशांतर देखिए 38.43 और 70 सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक 78.33 और 70.23 तथा उत्तरी अक्ष के जो है 9.50 और 11.25 के बीच स्थित है, 11.25 के बीच स्थित है। ओके, मतलब कहाँ पर स्थित है तमिलनाडु की, ये आपकी इन्फॉर्मेशन दे रही है। आप जो है हेडलाइन कीजिए, ये जो तंजावुर जिला है तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है, या तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आप जो है समझते समझते अगर नोट करने बैठ जाओगे तो आपकी समझने जो है आपके दिमाग घूम जाएगा। तो सबसे अच्छा होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो बातें मैं खास करके आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ। तो आप कावेरी नदी को भी नोट कर लीजिएगा, इसकी शोध क्यों है, तो उपजाऊ मिट्टी और कावेरी नदी की शोध। ओके। और जो खास करके छोटी छोटी बातें मैं आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ, ये नोटबुक की इस तरफ नोट कीजिएगा और इन सब नोट की हुई बातों से हेल्प लेकर आप इस तरफ में जो है जो आपने समझा है एकदम डिटेल्स में अपनी लैंग्वेज में समझना है। और रही बात एग्ज़ाम में लिखने के बाद, क्या होगा, आप पढ़ने के समय पर अपनी लैंग्वेज में पढ़ के जब भी जाएंगे तो जब आप एग्ज़ाम देंगे थोड़ी सी किताब के लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में आपकी पूरी पूरी जो है आंसर बैठी होगी, राइट। तो पहले जो है मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की किस ज़िले में जो है दक्षिण की अन्य भंडार है दक्षिण भारत की, तो तंजावुर ज़िले में। यहाँ इतना बड़ा जो है हम कह सकते हैं अन्य भंडार होने की मेन कारण क्या है, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और कावेरी नदी की शोध। ओके। और तमिलनाडु की इस ज़िले में, ये जो ज़िला है वो तमिलनाडु की किस तरफ हम कह सकते हैं गठित है, तो इसका इन्फॉर्मेशन ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बातों के अकॉर्डिंग देखिए, इस जिले की क्षेत्रफल देखिए, इस जिले की क्षेत्रफल, इस जिले की क्षेत्रफल देखिए, जैसे कि आप देख रही हो
396.75 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तंजावुर जिले की विभाजित करने की जो है गठन किया। देखिए, नागपट्टिनम जिले का गठन मतलब कौन से जिले की जो है विभाजित से गठन हुआ, ये जो है आपकी फिल्म्स के लिए मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है कि नागपट्टिनम जिले का गठन ये क्वेश्चन आए ही कि कौन से जिले को विभाजित करके होती है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आती है। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि तमिलनाडु की तंजावुर जिले की विभाजित करके जो है ये जिला आई है नागपट्टिनम। ओके, चलिए, उस समय जो है क्या कह रही है, उस समय नागपट्टिनम जिले में तिरुवरूर, देखिए तिरुवरूर, मयिलादुथुराई, ये जो सारी की सारी ज़िले के नाम मैं आपको बता रही हूँ वो सारी की सारी नोट कर लीजिए। सबसे बेहतर ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, जो है शामिल थे मतलब इस एक इलाका को विभाजन करके बहुत सारी इलाका है देखिए बनी है, सिर्फ यही नहीं बहुत सारी जो है इलाका बनी है। और रही वर्ष, देखिए 1997 में जो है नागापट्टी जिले का हम कह सकते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए नागापट्टिनम और तिरुवरूर में विभाजित किया गया था। तो इसमें से एक और क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएगा कि नागापट्टिनम और तिरुवरूर की विभाजन किस साल हुआ था और क्यों हुआ था, जिले का जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए। इसमें ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके आपकी प्रीलिम्स के लिए। और रही बात मेंस की, तो ये जो है पूरा ही है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट। और दूसरी कोई भी स्टूडेंट हो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है। आप अभी जो है समझने की टाइम बिल्कुल भी नोट करने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप नोट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट जब भी आप करते हो क्या होती है, समझने की जिस तरह जो है आपके दिमाग में फोकस देकर समझ रही हो वो ध्यान भटक भी सकता है। तो सबसे अच्छा लॉन्ग कोई नोट करने की चीज़ें मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर आप नोट कर सकते हो, आपका ध्यान भटकता नहीं है, तो आप जो है छोटी छोटी बातें जो है इस तरफ नोट कर सकते हो। तो चलिए और थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए, इस इलाका की एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, यह जिला जो है उत्तर में, इस जिला की उत्तर में कोलोरून से घिरा है, जो इसे आलियारूर आलियारूर और तिरुचिरापल्ली जिले से अलग करती है। ये सारी की सारी जो इलाका के नाम बता रही हो ये तमिल की इलाका के नाम है, तो थोड़ी सी अलग टाइप की लग रही है। तो आप जो है नोट करने में बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा, नाम थोड़ी सी अलग टाइप की जो है लग रही है, लेकिन फिर भी आप नोट करने में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। ओके, एकदम, इसीलिए मैं आपको जो है कह रही थी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एकदम स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आप एकदम से एकदम जो है आप पढ़ लोगे। देखिए यहाँ पर अभी रहा इसकी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये जो सारी सारी ये मैं देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ, इसकी सारी सारी नोट आपको नोटबुक की इस तरफ करना है। ओके, चलिए हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसको बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ये जो टॉपिक है ये 2011 की, ये क्या हो गया, 2011 की मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है इसके बारे में बताया गया है। देखिए ये इसकी जनसंख्या है 24.0.5.000। ओके, यहाँ की जनसंख्या है। और जनसंख्या की अगर घनत्व की बात की जाए तो 708 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, प्रति वर्ग किमी है। जिले की साक्षरता दर, देखिए दर ये है
82.72% है। ओके, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। और एकदम यहाँ पर जो है डिटेल्स में दी हुई है, पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको हेल्पफुल हो। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, दूसरे टाइम ऊपर से आपको टाइम देना होगा, और मेरी बातों से नोट कर लीजिए। देखिए, यह इसका जिस इलाका के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी राज्य है तमिलनाडु। जिस जिला के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके नाम आई होप आपने भूला नहीं होगा, तंजावुर। दक्षिण भारत की खाद्य भंडार। तो इस इलाका की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। रुक जाइए, यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना कर दें। ओके, तंजावुर इस इलाका की जो है सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो इस इलाका की राज्य है तमिलनाडु। तंजावुर इलाका की राज्य तमिलनाडु। जिला तमिलनाडु की जिले मतलब कितने नंबर की जिले पे ये इलाका आती है, तो देखिए 21। ओके, क्षेत्रफल वर्ग किमी में देखिए 3,411। ओके, कुल मतदान केंद्र देखिए 2,305 है। कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 1 है। कुल विधानसभा क्षेत्र 8 है। कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग देखिए ये है 26,12,816। देखिए, कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या परसेंटेज में 18.7। ओके, कुल अनुसूचित जनसंख्या पॉइंट में से 0.14। कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी में 705। कुल अगर पुरुष मतदान देखिए 4,678। ये आप हिसाब के अकॉर्डिंग मत लिखिए, डायरेक्ट लिख लीजिए। कुल महिला मतदाता देखिए ये है। कुल तृतीय लिंग मतदाता मतलब जो पुरुष भी नहीं है और महिला भी नहीं है, उसकी परसेंटेज की यहाँ पर बात की गई है, उसके मतदाता देखिए। कुल एनआरआई मतदाता, कुल सेवा मतदाता, कुल मतदाता, लिंग अनुपात यहाँ पर, मतदाता प्रतिशत, 1 मिनट, मतदाता प्रतिशत देख लिया। यहाँ पर देखिए उपविभाग की संख्या, बालकों की संख्या, ग्रामीण मतलब सभी की सभी देखिए, नगर निगम की संख्या, नगर पालिकाओं की संख्या। इतनी हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। कुल सड़क की लंबाई देखिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ही मैंने आपको बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी मेंस और प्रीलिम्स के लिए 100% में जो मुझे लगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। और ये टॉपिक सारी की सारी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। चलिए दूसरी टॉपिक पर चलते हैं। आपकी जो है स्टडी की फुल टॉपिक एक इन्फॉर्मेशन निकलने में ही बहुत वक्त चला गया। आई होप मैंने पढ़ते वक्त पढ़ाने के वक्त जैसे टाइम नहीं देखी है मेरी सारी की स्टूडेंट आपकी जो है पूरी की पूरी स्टडी की टॉपिक कंप्लीट कर रहा था। तो आई होप आपकी भी जो है ध्यान टाइम पर नहीं गई होंगी और आप जो है पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हुए होंगे। और जो सच्चे स्टूडेंट होती है वो पढ़ाई से कभी बोर भी नहीं होती है। और ऊपर से मैंने आपको एकदम मतलब जितना हो सके स्टोरी की तरह मैंने आपको पढ़ाया। इससे पहले टॉपिक एकदम बोर होने वाली कोई मैंने आपकी टॉपिक नहीं पढ़ाया, एकदम फ्रेंडली ही आपको पढ़ाया। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसमें समझने वाली अगर बात की जाए तो समझने वाली बात ज़्यादा नहीं है। इसमें देखिए क्या कह रही है,
उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक जाने वाले प्रवासियों में से, मतलब जितने भी प्रवासियों गए हैं उनमें से सभी बाहरी, मतलब बाहरी प्रवासियों की सबसे बड़ा हिस्सा बनाया, मतलब बाहरी प्रवासियों ज़्यादा गया है। तो कितने बाहरी गई है, हाँ, उसकी ही जो है इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। और आप जैसे कि इसके लिए जो है मैंने अब ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने देखा कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताने से आपको हेल्प होगा कि इस इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूँ। और ये आपको फ्रेंड्स नोट कर लेनी है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं। पहले तो आप हेडलाइन पर ये नोट कर लीजिए। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं कहूँगी ये नहीं, ओके, ये नहीं, ये मत नोट कीजिए, ये देखिए, ये नोट कर लीजिए। ओके, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक जाने वाले प्रवासियों, मतलब प्रवासियों की सभी बाहरी प्रवासियों की सबसे बड़ा हिस्सा। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं मेरी बातों से आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। मैं पढ़ाते पढ़ाते समझाते समझाते एकदम स्किन जो है गंदा कर देते हुए है ना, तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए। और जो मैं आपको जो इमेज के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, बता रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और एक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन द हिंदू की न्यूज़पेपर से रिलेटेड नहीं है, इसके लिए मैंने इस एनालिसिस में नहीं दिया। सारी के सारी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके यूपीएससी फ्रेंड्स को कहूँगी। तो वो जो टॉपिक है उसकी जो है एनालिसिस मैं इस एनालिसिस देने की थोड़ी देर बाद दूंगा, क्योंकि हर एक जो है इंसान को दिमाग की रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके एनालिसिस देने के बाद एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एनालिसिस, एक टॉपिक की जो है एनालिसिस मैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। और हिंदी वाले स्टूडेंट मेरी बातों से नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक जाने वाले प्रवासियों में से सभी बाहरी प्रवासियों का सबसे बड़ा हिस्सा। तो कितना हिस्सा बनाया ये हम इमेज से समझ लेंगे। ओके, तो चलिए हम इमेज में जाते हैं। तो पहले इमेज पर आप ध्यान दीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है ये आप नोट कर लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। उच्चतम ताल बाहरी प्रवास के साथ राज्य, उच्चतम ताल बाहरी प्रवास के साथ राज्य। आप इस तरीके से जो है नोट कर लीजिए बाहरी प्रवासियों की परसेंटेज। ओके, बाहरी प्रवासियों, और ये देखिए यहाँ से लिखिए जो है माइग्रेट किया गया परसेंटेज, ये जो है बाहरी प्रवासी। ओके, तो देखिए महाराष्ट्र 11.21, उत्तर प्रदेश 10.23। आई होप मेरे फ्रेंड्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है बाहरी प्रवासिया है, ये जो है आप, ये जो है माइग्रेट किया गया परसेंटेज महाराष्ट्र से देखिए 11.21, उत्तर प्रदेश से 10.23, वेस्ट बंगाल से 7.83, दिल्ली से जो है 5.74, केरला से 5.51, गुजरात से 5.09, राजस्थान से 4.70, पंजाब से 4.69। ये जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। दूसरे पर चलिए। ओके, नोट करने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो भी तो फ्रेंड्स मुझे एकदम झिझक कमेंट में पूछ लेना। इसमें आप नोट कर लीजिए कि आंतरिक प्रवासियों के 0% मतलब परसेंटेज की प्रणाली किया गया। ओके, देखिए मतलब इससे पहले बाहरी प्रवासियों के बारे में मैंने आपको जो है बताया, ये आंतरिक प्रवासियों की जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताया। देखिए
1 मिनट, ये क्या हो रही है। यूपी में फ्रेंड्स, आई होप मुझे बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी बता देती हूँ। देखिए, ये आंतरिक, ओके। इससे पहले बाहरी की प्रवासी के बारे में मैंने आपको बताया। तो यूपी से 13.34, महाराष्ट्र से 10.12, वेस्ट बंगाल से 7.58, तमिलनाडु से 6.53, राजस्थान से 5.68, बिहार से 5.43, एमपी से 5.19, एपी से 4.18। ओके, आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट, आप जो है ऊपर आंतरिक प्रवासियों के 0% मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग पलायन किया गया, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय। ओके, उसके बाद का देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है हम जान लेंगे। देखिए, ये जो है उन राज्यों की जोड़ी है जहाँ प्रवासियों की, हम कह सकते हैं, उच्चतम हिस्सा से आता है। ओके, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट सारी की सारी जो है 1 मिनट न्यूज़पेपर में आ गया। फ्रेंड्स, मेरी जो है स्क्रीन पर हाथ लगकर न्यूज़पेपर में चली गई थी, तो चलिए वो हम जान लेंगे। आप जो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्या पता आपको नोट करते करते कोई गलती हो जाए, तो आप नोट करने में। तो देखिए, ये उन सब इलाका के नाम है जहाँ से हम कह सकते हैं प्रवासियों की हिस्सा उच्च आता है। देखिए, ये सब जो है इस इलाका के लिए प्रणाली किया गया है, और इस इलाका से जो है ये है, और ये बाहरी प्रवासियों की परसेंटेज है। ओके, मतलब देखिए, आपको जो है दिख ही रहा होगा। तो देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 37, इतने मतलब जितने भी मैंने आपको पढ़ा इससे पहले दो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एकदम डिटेल तरीके से जो है दिया हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 3.7, केरला, देखिए केरला खोड़ी देश, जिसे इसे हम इंग्लिश में ये दुआ दिया हुआ है, लेकिन इसे जो है एक्चुअली में हम कह सकते हैं खाड़ी देश भी या फिर खोड़ी देश भी कहा जाती है। गोल्फ कंट्रीज, ओके। 2.6, दिल्ली, उत्तर प्रदेश 2.5, वेस्ट बंगाल बिहार 2.4, झारखंड बिहार 2.2, उत्तर प्रदेश बिहार 1.6, 1 मिनट, उत्तर प्रदेश दिल्ली 1.6, पंजाब उत्तर प्रदेश 1.5। आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये मेन जगह हम कह सकते हैं टॉपिक है। इससे पहले दो जिसने मैंने आपको समझाया उससे भी ज़्यादा। देखिए, जितने भी प्रवासियाँ हैं उनकी जो है जिला, स्टेट और परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया दिया हुआ है। पहले तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट नेम है ये, स्टेट नेम है ये, और ये परसेंटेज है। यहाँ से जो है आप नोट करना शुरू कर दीजिए। और हिंदी वाले स्टूडेंट, आप इस तरीके से लिखिए कि जितने भी प्रवासियाँ हैं वो किस ज़िले से आती है, किस स्टेट से आती है, और इसकी परसेंटेज, मतलब टोटल जितने भी प्रवासी हैं। देखिए, आप जो इसके नोट कर लीजिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, सारी की सारी फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, क्योंकि इतनी सारा अगर बताने जाऊंगी तो खामखा आपकी भी टाइम वेस्ट हो जाएगी और मेरी भी। क्योंकि देखिए, ये आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद दूसरा देखिए, ये दो है, ये दो लास्ट है। यहाँ से रुक जाइए, आपको दिख ही रहा होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और ये आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी वाले स्टूडेंट, आप हेडलाइन में क्या लिखेंगे या इनकी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखने को देखिए, यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट, ये जब 1 मिनट,
ऊपर वाला ये जो है, ये नोट करने से पहले आप लिख लीजिए आर्थिक कारणों से जो प्रवासी है उनकी, ये जो है ये नोट करने से पहले आप ऊपर ये लिख लीजिए कि आर्थिक, ओके। और नीचे ये जो है देखने को मिल ही रहे होंगे विवाह के लिए प्रवासन, ओके। तो सारी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सबकी स्क्रीनशॉट लेना इतनी वक्त में हो गया है। तो चलिए, ये जो न्यूज़ है वो माइक्रोप्लास्टिक मतलब जो हमारी खाने में यूज़ होती है उसकी एक परियोजना के बारे में की जो है न्यूज़ है। और माइक्रोप्लास्टिक जिस तरीके से सब जानते हैं हमारे खाने में नुकसानदायक है। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट हमारी, देखिए अगर आपको क्वेश्चन आए कि माइक्रोप्लास्टिक रद्द या फिर कम करने के लिए या फिर टोटल यूज़ ना की जाए इसकी परियोजना कब शुरू हुई थी प्रोजेक्ट, तो आंसर होगा 2024 मार्च में, ओके। यही आंसर बताने के लिए ये कोई जो है इस न्यूज़पेपर पर मैं आई इस न्यूज़ पर, और सारी स्टूडेंट को एक जो है मैं क्वेश्चन होमवर्क जिसे कह सकते हैं वो देने के लिए भी मैं इस न्यूज़ पर आई। तो आप सारी की सारी फ्रेंड्स अभी के अभी नोट कर लीजिए कि माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे लिए क्यों हानिकारक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ओके। माइक्रो प्लास्टिक हमारे खाने के लिए क्यों हानिकारक है। इसके अपडेट, इसके आंसर की पूरी अपडेट मैं दे दूँगी, लेकिन उससे पहले आपको जो है नोट करनी है। मैं देखना एक्चुअली देख तो नहीं पाऊँगी, लेकिन देखना चाहती हूँ कितनी स्टूडेंट मेरी इस क्वेश्चन को नोट करके आंसर रेडी रखा है, वो सारी स्टूडेंट मुझे बता देना। तो चलिए, इसकी इतनी सी न्यूज़ हमें बताना था तो इसीलिए मैंने इस न्यूज़ पर आई, ओके। तो चलिए, आज हम ब्लू चाँद के बारे में जानेंगे कि ब्लू चाँद हमें क्या क्या संकेत देती है। तो ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जान लेंगे। ब्लू चाँद के अगर रहने के बाद कभी कभी आसमान पर जो है ब्लू चाँद देखने को मिलती है, नील चाँद। तो ये चाँद जो है खास करके एक टाइम पर जो है निकलने के, तो देखिए ये जो इमेज है ये देखिए 2023 की, ये आप इमेज जो देख रहे हैं ये 2023 की 13 अगस्त की इमेज है। ये जो है ग्रीस की एक प्राचीन हम कह सकते हैं मंदिर के ऊपर में ये चाँद देखने को मिली थी। और अगर रही बात पहले युग की, तो पहले युग जब भी ये चाँद निकलती थी तो इस चाँद को बहुत ही सम्मान करती थी, ये सोचकर कि ब्लू चाँद निकलने के मतलब अच्छे टाइम आ रही है। या फिर ये जो है ब्लू चाँद इस बात का संकेत देती है कि ये जो पूर्णिमा है वो ख़त्म हो गया, अगली आने वाली पूर्णिमा जो है अभी आने वाला है। इस तरीके से जो है इस चाँद से उस वक्त की मतलब इससे पहले की जो लोग थे, युग थे, वो लोग चाँद को देखकर ही महीना ठीक करते थे, टाइम का संकेत या अंदाज़ा लगाता था। बहुत से जगह में बहुत जो है चाँद जो है भूमिका निकलती थी, मतलब भूमिका निभाती है। हमारी इंडिया में खास करके कहती है जब भी ये ब्लू चाँद निकलती है, इससे पहले की टाइम पर जो कैलेंडर या टाइम देखने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती थी, तो उस वक्त चाँद को देखकर ही जो है क्या महीना चल रही है या फिर महीना कब ख़त्म हो रही है, कब जो है महीना हम कह सकते आ रही है, पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारी चीज़ जो है हमारी आदि युग या फिर इससे पहले युग पता लगाती थी। बहुत से जगह में ये जो है ब्लू चाँद बहुत कारणों से हम कह सकते हैं जाना जाती है। जैसे कि 1850 5 अप्रैल 1850, ये साल नोट कर लीजिए। 1850 5 अप्रैल, ये जो है इंडोनेशिया माउंट टामरो रिकॉर्ड इतिहास में सबसे शक्तिशाली हम कहते हैं इस वक्त जो है हम आग्नेयगिरी देखने को मिली थी। और कहते थे उस वक्त की लोग कहते थे कि ये आग्नेयगिरी
होने से पहले वहाँ पर ब्लू चाँद निकली थी। मतलब उस लोगों का जो है मानना है, ब्लू चाँद निकल के उन्हें बताया था कि ये आग्नेयगिरी होने वाली है। या फिर उस वक्त के टाइम से ये लोग मानते हैं कि जब भी ब्लू चाँद यानी नील चाँद देखने को मिलती है, इसके मतलब जो है आग्नेयगिरी विस्फोटन का जो है संकेत देते हैं। ये जो है इंडोनेशिया में ये ब्लू चाँद इस तरीके से भूमिका निभाती है। और ये कहती है जब भी मतलब ऐसे ब्लू चाँद देखने को मिलती है, वो लोग सोचते हैं कि अभी किसी भी पर्वत में आग्नेयगिरी या फिर अग्निपथ देखने को मिलेगा। वो लोग इस तरीके से जो है चाँद की भूमिका निभाती है। ऊपर से बहुत सारी देश में देखिए खास करके देश की नाम नहीं बताया गया है, मतलब चाँद की भूमिका कितनी तरीके से निभाती है यही बताने की कोशिश की गई है। बहुत जगह में ब्लू चाँद जब निकलती है, माना जाती है कि उस साल ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, मतलब गर्मी की महीना को छोड़कर ही वो साल कंप्लीट हो जाती है। अभी मानो 2024 चल रही है, अगर इस साल ब्लू चाँद देखने को मिल जाती है तो ये साल बिना गर्मी की, मतलब तापमात्रा की जो डिग्री है वो जीरो कर देती है, जीरो तक कर देती है। तो क्या होती है, पूरा साल ख़त्म हो जाती है लेकिन गर्मी नहीं आती है। तो ब्लू चाँद इस बात का भी संकेत देती है कि साल निकल जाएगी लेकिन गर्मी नहीं आएगी, मतलब गर्मी की महीनों को छोड़कर पूरा साल निकलने की भी जो है संकेत देता है। और ये जो बात है माना गया था कब से, देखिए ये बात माना गया था 1860 ईयर से, 1860 ईयर से जो है ये बात माना गया था कि ब्लू चाँद जब निकलती है इसके मतलब जो है उस साल बिना गर्मी की साल होगा। ऊपर से देखिए पारसी के बारे में आप सुना होगा, तो पारसी के जो लोग हैं वो कहती है ब्लू चाँद यानी दुर्भाग्यजनक, मतलब कोई दुर्घटना या फिर होने वाली है। वहाँ के लोग जो है ब्लू चाँद को इस नज़र से देखती है कि ब्लू चाँद अगर निकलती है इसके मतलब कोई बड़ा दुर्घटना या फिर हादसा होने वाली है। ऊपर से देखिए बहुत से लोग ये भी मानते हैं ब्लू चाँद यानी दुनिया की जो है हरी, हम कह सकते हैं परछाई या फिर हरी छाया के रूप में भी जो है इसे जाना जाती है। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो उस वक्त देखिए पहले के लोग जो है टाइम परिवर्तन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम अभी के टाइम में एकदम लास्ट में ब्लू चाँद देखने को मिली थी 2023 की अगस्त महीने में जो है, मतलब अभी 2024 की अगस्त चल रही है, तो ऐसे ब्लू चाँद जो है 2023 की अगस्त महीने में देखने को मिली थी लास्ट बार। तो ब्लू चाँद क्या क्या भूमिकाएं निभाती है मैंने आपको बता दिया, वो सारी बात आप नोट कर लेना, क्योंकि द हिंदू में इसके बारे में दी गई है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस एग्ज़ाम के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है और इंटरव्यू में। अगर बात करूँ मेंस की, तो मेंस के बारे में अगर मैं कहूँ ये जियोग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअली में लोगों की कहावत है, तो ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकती है, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आज के एनालिसिस यहाँ पर ही जो है ख़त्म होती है। सारी की सारी बातों को मैंने स्टोरी की तरह आपको बता दिया, जैसे नोट करने के लिए कहा तो सारी की सारी बात आप नोट कर लेना। अगर आप मेरी दी हुई होमवर्क को ठीक तरीके से करते हो, मेरी एनालिसिस को दिल से सुनते हो, तो मैं बताती हूँ आपको जो है आपकी स्टडी हमेशा परफेक्ट रहेगी। अगर आप हम कह सकते हैं कि एकदम मेरी होमवर्क जो देती हो वो नहीं करते हो, बात नहीं सुनते हो, तो मैं आपकी स्टडी की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जो मैं काम आपको देती हूँ नोट करने के लिए, लिखने के लिए, वो अगर आप लिखते हो तो आपकी स्टडी की गारंटी मेरी है। तब तक जो है स्टडी पर ध्यान रखिए। हम जो है फिर कल मिलेंगे और थोड़ी देर बाद जो है आज की बाकी हुई कुछ मेन क्वेश्चन टॉपिक है वो मैं आपको दे दूँगी, वो अपडेट बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिए। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।